ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती। संगीत सरिता। मेरी संगीत यात्रा। आज की संगीत सरिता में लीजिए सुनिए सुप्रसिद्ध वायलिन वादिका विदुषी एन राजम से निम्मी मिश्रा की बातचीत पर आधारित इस श्रृंखला की 13वीं कड़ी। श्रोताओं नमस्कार। मेरी संगीत यात्रा की अगली कड़ी लेकर हम हाजिर हैं। हमारे साथ हैं विदुषी एन राजम। नमस्कार जी। मैं पिछली कड़ी में जब जुगलबंदी सुन रही थी तब मेरे दिमाग में ये बात भी आई कि जो जहाँ तक मुझे मालूम है कि आपका जो पीएचडी का विषय था वो यही था कि हिंदुस्तानी और कर्नाटक शैली दोनों का तुलनात्मक अध्ययन और आप दोनों की जानकार हैं जी हाँ। पूरी तरह जी। तो आप इसके बारे में कुछ बताइए और कुछ उसका तुलनात्मक रूप बजा कर भी हमारे श्रोताओं को दिखाइए। जी हाँ, आप मुझे बहुत कठिन काम दे रही हैं। आपके लिए सब काम बहुत आसान है। ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आप लोग जानते हैं 2 पद्धतियां हैं हमारे भारत में। हिंदुस्तानी उत्तर भारत में है और दक्षिण में कर्नाटक संगीत है। दोनों की अपनी अपनी खूबियां हैं, दोनों के अपने महत्व है। दोनों में स्वर एक ही लगते हैं जी, सभी स्वर एक ही हैं और कल्पना शक्ति के आधार पर जो बढ़त करते हैं रागों का, वो दोनों में ये बात पाई जाती है। आमतौर पर यह कहा जा सकता है कि कर्नाटक संगीत का लय जो है मध्य लय रहता है और हिंदुस्तानी में विलंबित ज्यादा है, स्लो ज्यादा है। मैं एक ही राग लेती हूँ जो कि दोनों के लिए कॉमन है। राग कल्याणी है। ये कर्नाटक संगीत में कल्याणी कहा जाता है। उसी को यमन कहते हैं उत्तर भारत में जी। मैं कुछ फ्रेसेस बजाती हूँ, रे ग म, इन तीनों स्वरों को लेकर के कुछ फ्रेसेस बजाती हूँ। पहले हिंदुस्तानी ढंग से बजाती हूँ और उसी जगह उन्हीं स्वरों को लेके कर्नाटक ढंग से बजाती हूँ। देखिए स्वरों को रेगा मोहप्पा मैंने लिया था कर्नाटक ढंग से। देखिए जगह वही है जी हाँ, वही स्वर वही स्वरों जगह। को जिस तरह उनका जो बर्ताव है जी उसमें फर्क है। हाँ, बाकी स्वर वही है, राग भी वही है। मैंने भी जगह भी वही रखी, रेगा मापा, यही उसी जगह को लेकर के मैंने दोनों में कुछ फ्रेसेस बजाने की चेष्टा की। अलग अलग स्वरूप अलग से निखर कर आया। मान ली उत्तरांग जाते हैं हिंदुस्तानी, अभी देखिए कर्नाटक।
अब और देखो ऊपर ऊपर के गा तक जाते हैं। ये हिंदुस्तानी है। सेम कर्नाटक। बहुत सुंदर। फर्क और मालूम बिल्कुल हुआ ना? फर्क स्पष्ट रूप से सामने आता है। दोनों में ही खूबसूरती है, मिठास है, पर अलग 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 ढंग पहचान से। है। जी। मैं पिछली कड़ी में जब जुगलबंदी सुन रही थी तब मेरे दिमाग में ये बात भी आई कि जो आजकल का चलन है कि जोड़ राग का प्रस्तुतिकरण भी लोग करते हैं और फ्यूजन भी आजकल बहुत प्रचलित है। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है? जहां तक जोड़ राग का सवाल है, सुनने वालों के ऊपर निर्भर है। अगर जानकार श्रोता है तो अवश्य आप जोड़ राग वगैरह सुनाइएगा। आम जनता के सामने जो कि ज़्यादा गहराई का संगीत नहीं जानते हों, उनके सामने यदि कार्यक्रम देना है तो मेरा विचार है कि जो सीधे राग है, सरल राग है, यमन है, इस तरह के राग है, वो प्रस्तुत करना चाहिए। उनके सामने आप क्लिष्ट रागों को रखेंगे तो उनको जो थोड़ा बहुत समझ में आएगा वो भी उनके सिर के ऊपर से जाएगा। हाँ, तो इसीलिए अगर जहाँ जानकार ऑडियंस है तो वहां पर आप जोड़ राग प्रस्तुत कर सकते हैं। अच्छा, अब रही बात फ्यूजन की। आजकल का चल रहा है फ्यूजन का, सभी यंगस्टर्स फ्यूजन का काम कर रहे हैं। ऐसा है, मैं चेंज के खिलाफ नहीं हूँ, परिवर्तन के खिलाफ नहीं हूँ, और कला में परिवर्तन जरूरी है जी। पर कला में यदि परिवर्तन नहीं है तो कला कला नहीं रह जाती है, स्टैटिक नहीं रहना चाहिए, नहीं रहेगा भी वो। परिवर्तनशीलता जो है कला का धर्म है। परंतु केवल परिवर्तन लाना है, चेंज लाना है, क्योंकि जबरदस्ती ऐसे दो चीजों को मिलाना नहीं चाहिए जो कि एक साथ मिलेगा नहीं, जो दोनों में मेल नहीं खाता हो, ऐसे मिलाना नहीं चाहिए, मेरा ये विचार है। और जो भी चेंज हम लाते हैं उसमें इस बात का ख्याल अवश्य रहना चाहिए कि जो हमारे पुराने वैल्यूज है उनको ताक में रख करके हम चेंज नहीं ले आना है। अपने वैल्यूज को कायम रखना है, उसके बाद आप कुछ भी चेंजेस ले आइए तो मान्य है, तभी उसका असर भी रहेगा। हाँ, ये मेरा अपना विचार है। अच्छा, जैसे बहुत सारे संगीतकार हैं जिन्होंने अपनी तरफ से कुछ रागों की रचना की, कुछ नई नई रचनाएं की, तो आपने भी कुछ ऐसा क्या किया? मैंने कुछ अपना नया राग नहीं बनाया। वैसे राग बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई एक स्टैंडर्ड पहुंचने के बाद राग बना सकते हैं। पर मेरा सोचने का ढंग यह है कि हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पुरखों ने इतना अगाध समुद्र बना के रखा है कि अब कुछ नया बनाने के लिए रह ही नहीं गया है। अगर उसमें हम एक डुबकी ले सकें, उसको पार करना या तैर करना तो दूर की बात है, तो डुबकी भी ले सकें तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, मतलब ये बहुत गहन है ये संगीत जो है, और इसको पूरा जानना, कर पाना अपने आप में बहुत बड़ा काम है। एन राजम जी, जैसे आजकल ज़माना है एक्सपेरिमेंट का, लोग गायन में, वादन में तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं और सोचते हैं कुछ नवीनता लाएं। तो आपका क्या कहना है इस बारे में कि आपका ये जो साज है इसमें कुछ एक्सपेरिमेंट की गुंजाइश है?
करने वाले करते ही हैं, पर मेरे विचार से वायलिन इज ए परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट। इसमें जो कुछ भी संभव है, सोच विचार करना और उसे एक परफेक्ट रूप देना, ये हमारे बुजुर्गों ने किया है। इसमें कोई चेंज की ज़रूरत नहीं है। ये मेरा अपना विचार है। जो लोग करते हैं उसमें मुझे आपत्ति भी नहीं है। सुनने में कैसा लगता है वो? जो कुछ एडिशनल तार वगैरह लगाएंगे तो आवाज़ फ़र्क रहेगा ही। हाँ, अच्छा, ये तो बात हुई। आपने बहुत सारे, आपको अवार्ड्स मिले हैं, तो जब किसी भी संगीतकार को कोई अवार्ड दिया जाता है तो उससे उसकी अनुभूति कैसी होती है और इससे उसको आगे बढ़ने में कुछ अच्छा लगता है या कैसा लगता है? आपने कैसा महसूस किया? आपने काम किया है, परिश्रम किया है, अगर सरकार की तरफ से या अन्य किसी संस्था की तरफ से आपको उसका रिकग्निशन मिलता है तो अच्छा लगता है। अच्छा, ये अवार्ड यानी मान लीजिए आपको पद्मश्री मिलता है या पद्म भूषण मिलता है, जिस दिन मिला, इसका अर्थ ये नहीं है कि उस दिन के पहले तक आपके पास जो है, आपकी जो कला है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। ऐसा नहीं है। पर अवार्ड देने से होता क्या है, अवार्ड नहीं दिया तो आपके इर्द गिर्द जितने लोग हैं उन तक सीमित है आपने क्या कि आपके पास क्या मतलब है। जानने वाले। अब जहां ये अनाउंस हुआ कि आपको अवार्ड मिला तो पूरी दुनिया जान जाती है कि आप में कुछ विशेष गुण है। और उस विशेष गुण से प्रेरणा पाकर और लोग भी उस काम को अपनाने लगते हैं। तो अवार्ड का ये महत्व है। हाँ, मतलब जिसको मिलता है उसके लिए तो महत्व है ही, साथ ही दूसरों के लिए भी प्रेरणा है। हाँ, ये बहुत अच्छी बात कही। तो आपको अभी तक कितने ऐसे अवार्ड्स मिल गए हैं? मतलब आपको सूची याद ही नहीं है, बहुत सारे अवार्ड। एक तो हमारे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से मुझे मालवीय अवार्ड मिला है फॉर एक्सेलेंट टीचर करके। अच्छा, वो कुछ साल पहले मिला है। और मैं इस समय भी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एमरिटस प्रोफेसर हूँ। अच्छा। और बाकी आपको मालूम है, पद्मश्री 84 में मिला और 2004 में पद्म भूषण मिला और संगीत नाटक एकेडमी यूपी स्टेट संगीत नाटक एकेडमी मिला और सेंट्रल संगीत नाटक एकेडमी भी 90 या 91 में मिला और मिलता रहता है। और वैसे भी किसी भी कलाकार के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है कि जब वो परफॉर्मेंस दे और लोग आनंद लोगों से। बहुत अच्छी बात है। तो इसी लोगों से ये कमेंट सुनने को मिलता है कि आपका बजाना सुन करके हमको ऐसा लगा कि वी हैव बीन ट्रांसपोर्टेड टू अ डिफरेंट वर्ल्ड, ऐसा कहते हैं। और आंखों से उनके आंसू शुरू बहती रहती है। तो ये दैट गिव्स इतना सेटिस्फैक्शन है कि हमारे द्वारा, हमारे संगीत के द्वारा उनको इतना अच्छा अनुभूति हम दे पाए। इस बात का यही सबसे बड़ा आत्मसंतोष। मेरी संगीत यात्रा। संगीत सरिता में अभी आप सुप्रसिद्ध वायलिन वादिका विदुषी एन राजम से निम्मी मिश्रा की बातचीत पर आधारित इस श्रृंखला की 13वीं कड़ी सुन रहे थे। तकनीकी सहयोग दिया दिलीप कुलकर्णी ने और विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया कांचन प्रकाश संगीत ने। Gabadani,